नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी मिडिल ईस्ट से निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि मिडिल ईस्ट जंग के बीच अलर्ट जो है वो लगातार जारी है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरान में लगातार युद्ध छिड़ा हुआ है और ऐसे में 3 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही ईरान के साथ कुछ ठिकानों पर 5 दिनों के लिए हमले रोकने की घोषणा की हो, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी तनाव से भरा हुआ है और दोनों ओर से छिटपुट हमले जारी हैं। और इस पूरी संकट का असर जो है वो भारत की चिंताओं पर भी पड़ रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया था। और इसी बीच केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है और ये बैठक आज शाम 5 बजे संसद भवन में होगी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मिडिल ईस्ट जंग के बीच अलर्ट मोड पर केंद्र सरकार। बड़ी जानकारी दे दें कि संसद भवन में बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मिडिल ईस्ट के हालातों पर लगातार चर्चाओं के लिए बैठकें बुलाई जा रही है। ऐसे में मिडिल ईस्ट जंग के बीच अलर्ट मोड पर है केंद्र सरकार। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई दिग्गज जो है वो मौके पर मौजूद रहेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी बैठक में शामिल होने की उनकी संभावना जताई जा रही है। विपक्ष के लंबे समय से चल रही मांग के बाद से सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें। ऐसे में मिडिल ईस्ट जंग के बीच अलर्ट मोड पर केंद्र सरकार है, जिसको देखते हुए संसद भवन में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। संसद भवन में यह अहम बैठक बुलाई गई है जी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन दुबे जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और किस तरीके से वो देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनके। नवीन जी। जी बिल्कुल, देखिए माही जी, इस युद्ध को शुरू हुए लगभग 1 महीना होने वाला है और जिस दिन नरेंद्र मोदी जी इजराइल में थे उसके दूसरे दिन ये युद्ध शुरू हो गया था। और अगर आपको ये पता नहीं था कि युद्ध होने वाला है और उसके बाद में जिस तरीके से ऊर्जा के लिए तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई, इन सब पर व्यापक असर पड़ने वाला है, आपकी तैयारी क्या थी? 11 वर्ष से आप आत्मनिर्भर भारत की बातें कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता की तरफ आप बढ़े कहाँ हैं? आपने इंपोर्ट को बढ़ाया है, तेल का उत्पादन ओएनजीसी जो करता था उसकी उत्पादन में कमी आई है 5% की। तो आपने आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया वो नारा कहीं सफल होता तो दिखाई नहीं दे रहा। अब ये स्थिति जब 1 महीना युद्ध को हो चुका है और ये आसार लग रहे हैं कि युद्ध 1 हफ्ते के अंदर लगभग कहीं ना कहीं इस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि उसमें शांति स्थापित होगी, तब आप ये तैयारियां कर रहे हैं और राजनाथ जी की अध्यक्षता में बैठकें हो रही हैं। अब आप एक चीज देखिए, किसी भी युद्ध के दूरगामी परिणाम जो होते हैं वो बड़े भयावह होते हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध है या इजराइल वर्सेज फिलिस्तीन का चला हो, हिजबुल्लाह का चला हो, या अभी अमेरिका वर्सेज इजराइल वर्सेज ईरान चल रहा है। इसके दूरगामी परिणाम बड़े भयावह होने वाले हैं, क्योंकि तेल की जो आपूर्ति है वो हमारे होमर्स से होकर आती है और वहां पर ईरान ने पूरी तरीके से बैन कर रखा है, किसी भी देश के जहाज निकलने नहीं दे रहा। और जो निकल रहे हैं, दूसरी गलती आप कर बैठे कि जो आपका सबसे बड़ा वैश्विक साझेदार था रूस, आपने अमेरिका के दबाव में आकर या एप्स्टीन फाइल्स के दबाव में आकर आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, विरोध आप जता नहीं पा रहे हैं। और आपने रूस के साथ जो आपका पारंपरिक एक पार्टनर रहा, आपने उस संबंधों को भी आपने तिलांजलि दे दी और उसके बाद आप अमेरिका के सामने नतमस्तक हो गए। मैं समझता हूं विदेश नीति भारत की इस समय आजाद भारत के बाद से जितनी कमजोर और जितनी घटिया विदेश नीति भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की रही है, ये शायद किसी सरकार में नहीं रही। बिल्कुल, ऐसे में राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने मना किया है कि वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, तो विपक्ष की किस तरीके से देख रहे हैं इसमें हस्तक्षेप? विपक्ष करेगा क्या? विपक्ष संसद में बोलता है तो माइक बंद कर दिए जाते हैं। विपक्ष कुछ बोलता है, प्रधानमंत्री का प्रधान शब्द मुंह से राहुल गांधी के निकलता है तो आप बोलने नहीं देते हैं। तो विपक्ष ऐसी मीटिंग में जाकर केवल मूर्ति बनकर तो बैठने वाला है नहीं ना, तो जाएगा ही क्यों? आप उसको मौका कहाँ दे रहे हैं बोलने का?
कहीं बता दीजिए सदन के अंदर अगर प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का सबसे सेकंड इन कमांड होता है, वो सबसे बड़ा पद होता है, बोलने नहीं दिया जाता है, माइक आप बंद कर देंगे, शोर मचाएंगे, उसके बाद कहते हैं कि साहब विपक्ष हल्ला मचाता है, विपक्ष सदन को बाधित करता है। आपने भी तो किया था 2012 में जेपीसी की मांग को लेकर 30 दिन पूरा संसद शीतकालीन सत्र पास आउट हो गया था। बिल्कुल। तब कहाँ थी ये नैतिकता और ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का? कल प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि कोरोना काल की जैसे स्थिति आने वाली होगी तो हम फिर मिलकर स्थिति को संभालेंगे। तो क्या दोबारा रिपीट होने वाला है अगर ये युद्ध लंबा चला तो? क्योंकि 3 हफ्ते से तो ज्यादा हो गया। अगर देश के प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य आ रहा है कि कोरोना काल जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, ये कोई महामारी तो है नहीं है। बिल्कुल। प्रश्न ये है कि आपका आंतरिक प्रबंधन, आपके देश के अंदर आपकी व्यवस्थाएं, आपकी सप्लाई चेन आपने कितनी मजबूत की। सवाल इस बात का है, आप आत्मनिर्भर भारत का बड़ा बड़ा नारा देते रहे, उस आत्मनिर्भरता की तरफ अगर आपने एक कदम भी बढ़ा लिया होता तो आपको आज ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि 2020 के कोरोना काल जैसा समय आ सकता है। ठीक है, क्यों कहना पड़ रहा है देश के प्रधानमंत्री को? सर, लेकिन अगर विपक्ष जो है वो चूल्हे और गैस लेकर सड़कों पर उतर आया है तो जो आम जनता है वो तो और भी ज्यादा विचलित होगी। विपक्ष भी तो इसमें अहम भूमिका इस कदर निभा रहा है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? तो माही जी देखिए, जमीनी धरातल पर लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ये सच है। काला बाजारी जो है वो चरम पर चल रही है। बावजूद इसके आप कहीं कोई राहत नहीं दे पा रहे। सिलेंडर के दामों में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो गई है, ब्लैक मार्केटिंग खुलेआम चल रही है। कहाँ है आपके पास? तंत्र ही नहीं है, आपने भर्तियां की ही नहीं है। आप एक चीज देखिए कि जिला पूर्ति अधिकारी जिस जिले में होते हैं उस डिपार्टमेंट के अंदर कितने आदमी हैं आपके पास में जो कंट्रोलिंग करेंगे? मार्केटिंग इंस्पेक्टर कहाँ है आपके? खाद्य निरीक्षक कहाँ है आपके? सप्लाई चेन को तो आपने जीरो कर दिया है। आउटसोर्सिंग से आप पूरे देश को चलाना चाह रहे हैं। नियंत्रण प्रणाली खराब हो गई है, भ्रष्टाचार चरम पर हो गया है, और आप कह रहे हैं सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा। अब आप कह रहे हैं कि कोरोना काल जैसी स्थिति बन सकती है देश के अंदर। इससे ज्यादा मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री मोदी को अब बहुत समय इस देश की जनता ने दिया है। 11 वर्ष का आपको समय मिला, उसके बावजूद आपने देश को कुछ भी डिलीवर नहीं किया। आपने डायलॉग बहुत किए हैं लेकिन डिलीवर कुछ भी नहीं किया है। मैं समझता हूँ आप देश के सबसे असफल प्रधानमंत्री हैं। पर सर, ये भी तो कह सकते हैं कि महंगाई, क्योंकि आम जनता जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से कि सब कुछ नॉर्मल है, गैस भी मिल रहे हैं, पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है, लेकिन जनता जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है। क्योंकि जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, या गैस की बात कर लूँ, मैं पेट्रोल की बात कर लूँ, डीजल की बात कर लूँ, जी, तो बयान जो निकलकर तो सामने आ रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। सरकार के लिए नॉर्मल है, सरकार के मंत्रियों के लिए नॉर्मल है। उनके यहाँ कहीं दिक्कत नहीं है गैस की, वास्तव में सही। उनके रिश्तेदारों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों के लिए कहीं गैस की दिक्कत नहीं है। गैस की दिक्कत किसके साथ हो रही है? आम जनमानस के साथ हो रही है ना। जिसने अपनी गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से आपको पैसा दिया, आप निकालिए ना पीएम केयर फंड का पैसा और राहत दीजिए जनता को। क्यों नहीं दे पा रहे हैं भैया आप राहत? आपने तमाम पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए अपने पार्टी के अंदर लिया है ना, उस पैसे को आप निकालिए, जनता के बीच में वितरित कीजिए और राहत दीजिए जनता को। सारे लोड जनता पर डालेंगे। आपने इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ा दिए 20 रुपए 22 रुपए लीटर, इसका लोड किसके ऊपर आएगा भाई? जनता के ऊपर आना है ना ये। तो आप जनता को राहत तो दे नहीं पा रहे हैं। आप पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करिए, बताइए ना कि उसमें इतना पैसा हमारे पास पड़ा हुआ जो जनता के इस युद्ध काल के समय में, आपत्ति के समय में काम आएगा। जनता के ऊपर हम कोई टैक्स का लोड नहीं डालेंगे। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे नवीन जी और है, अंतिम सवाल है मेरा, कि आने वाले समय में अगर युद्ध लगातार जारी रहा तो भारत पर और क्या स्थिति देखने को मिलेगी? भारत को, आम जनता की मैं बात करूंगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप एक चीज देख लीजिए, अगर ये युद्ध 1 महीना और भी खिंच जाता है तो भारत की स्थिति आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, वैश्विक तौर पर बहुत भयावह होने वाली है। डॉलर जिस तरीके से निरंतर रुपए के सामने बढ़ता चला जा रहा, 94 रुपए के ऊपर खड़े हुए हैं हम, तो भयावह स्थिति होना स्वाभाविक है। और आपने जो अपने परंपरागत दोस्त देश हुआ करते थे उनके साथ संबंध खराब कर लिए। ईरान आपका एक बहुत पुराना साथी रहा है, आपने ईरान के साथ भी संबंध खराब कर लिए हैं। आज की तारीख में आपके सारे के सारे गैस और तेल के जहाज वहां से निकल सकते थे, लेकिन आपने इजराइल की चापलूसी करके इस देश को संकट में डाला है, देश की जनता को संकट में डालने का काम किया है। आपने जनादेश का कोई सम्मान नहीं किया। आप जनता की राय तो ले लेते कि हमें किसके देश के साथ जाना चाहिए। आप रूस के साथ खड़े थे, परंपरागत पार्टनर रहा है हमारा, आपने रूस के साथ भी वो रिलेशन खत्म कर लिए अपने। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका, धन्यवाद। थैंक यू। बता दें कि मिडिल ईस्ट में जंग के बीच
ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और ये बैठक बेहद ही खास मानी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होने वाली है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और मिडिल ईस्ट में जारी जंग और वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत ने ऊर्जा और कृषि सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारी कर ली है। सरकार का लक्ष्य साफ है कि इस संकट का असर आम लोगों की रसोई और किसानों की खेती पर ना पड़े। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक देश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और खेती के लिए जरूरी खाद्यों की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित बनी हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में गैस की कमी को लेकर फैली अफवाहों के कारण उपभोक्ताओं में घबराहट देखी गई है, जिसके चलते पैनिक बुकिंग के आंकड़े जो है वो अचानक से ही 85 लाख प्रतिदिन पहुंच गए हैं। हालांकि सरकार की सक्रियता और रिफाइनरियों में उत्पादन बढ़ाने से अब हालात जो है वो नियंत्रण में है और बुकिंग घटकर सामान्य स्तर से 55 लाख प्रतिदिन पर आ गई है। वहीं मिडिल ईस्ट संकट के बीच पूरी तरह से भारत जो है अलर्ट मोड पर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हाई लेवल बैठक बुलाई है और ऐसे में महायुद्ध से जुड़ी हुई एक और अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ईरान का बड़ा ऐलान देखने को मिला है। बड़ी जानकारी दे दे कि ईरान का बड़ा ऐलान, गैर दुश्मन जहाजों को होर्मुज से निकलने की दी अनुमति। ऊर्जा संकट के बीच ईरान ने दे दी है इजाजत। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि ईरान ने बड़ा ऐलान किया है, गैर दुश्मन जहाजों को होर्मुज से निकलने की अनुमति दे दी गई है और ऊर्जा संकट के बीच ईरान ने ये इजाजत दी है। न्यूयॉर्क में मौजूदा ईरानी मिशन में एक बड़ा बयान दिया गया है और मिशन में कहा गया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से गैर दुश्मन जहाजों को गुजरने की अनुमति दे दी गई है। मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है कि जो जहाज ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं है वो इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी है। जहाजों के मुताबिक ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाना होगा और उन्हें सुरक्षित नियमों को पूरी तरह से पालन करना होगा। ईरानी रक्षा परिषद ने साफ कहा है कि अब इस रणनीतिक रास्ते से गुजरने के लिए ईरानी अधिकारियों से पहले तालमेल करना बेहद ही अनिवार्य होगा। सरकारी मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने यह कदम अमेरिका और इजराइल के सैन्य गतिविधियों को देखते हुए उठाया है। ईरान ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर उसकी बिजली घरों या फिर ऊर्जा के ठिकानों पर कोई भी हमला हुआ तो ईरानी सेना इसका तुरंत ही निर्णायक और विनाशकारी जवाब देगी। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है और ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है और ये रास्ता इतना गहरा है और चौड़ा है कि यहाँ से दुनिया का सबसे बड़ा तेल टैंकर आसानी से निकल सकता है और ये दुनिया के महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है और इस रास्ते से दुनिया का 20 से 25% कच्चा तेल निर्यात होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अमेरिका से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत है और खत्म हो जाएगा युद्ध। बड़ी जानकारी दे दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। ईरान परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत है और खत्म हो जाएगा युद्ध। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका प्रशासन ईरान में सही लोगों से बात करना है और साथ ही ये भी कहा गया है कि ईरानी शासन अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईरान अमेरिका की इस शर्त पर सहमत हो गया है कि वो कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखेगा। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के नए सेक्रेटरी के तौर पर पूरी तरह से ये शपथ ग्रहण के दौरान बोलते हुए ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को ईरान के मामले में जबरदस्त सफलता मिल रही है। उन्होंने कहा है कि वहां के सभी नेता जा चुके हैं और किसी को नहीं पता है कि किससे बात की जाए, लेकिन हम असल में सही लोगों से बात कर रहे हैं और वो समझौता करने के लिए हमसे ज़्यादा उत्सुक हैं। इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं वो कितनी शिद्दत से समझौता करना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने इजराइल को युद्ध खत्म करने और उनके परमाणु कार्यक्रमों को समाप्त करने के लिए एक व्यापक 15 सूत्रीय प्लान भी भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है और ये प्रस्ताव मध्यस्थता का माध्यम बन सकता है। इसमें लड़ाई रोकने, ईरान की परमाणु गतिविधियों पर रोक लगाने और क्षेत्र में नया रूप देने के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है।
वहीं कुवैत के प्रमुख एयरपोर्ट एक बार फिर से ड्रोन हमला हुआ है और इस बार हमलावरों ने सीधे एयरपोर्ट के ईंधन टैंकों को निशाना बनाया है, जिससे इलाके में अचानक से ही भीषण आग फैल उठी और हड़कंप मच गया। हमले के तुरंत बाद ही अग्निशमन दल और आपातकालीन टीम जो है वो मौके पर पहुंची। कुवैत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अनुसार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं और आग पर काबू पाया गया है। घटना में आधिकारिक जानकारी देते हुए प्रवक्ताओं ने साफ कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नुकसान सिर्फ भौतिक स्तर तक सीमित है और सभी संबंधित एजेंसियां पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही हैं। और ये पहली बार नहीं है जब एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। इससे पहले 28 फरवरी को हुए ड्रोन हमले में यात्री टर्मिनल को भी भारी नुकसान पहुंचा था और कई लोग घायल हुए थे। लगातार हो रहे इन हमलों ने एयरपोर्ट की संरचना को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। वहीं संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज का आज 11वां दिन है। खबरों की माने तो 2 अप्रैल से पहले ही इसको स्थगित किया जाएगा। बजट सत्र के छोटा कर दिया गया है। चुनाव के बाद फिर से इसको शुरू करने की योजना हो सकती है। साथ ही सरकारी महिला आरक्षण कानून में बदलाव के लिए सभी संविधान संशोधन बिल लाने के पर विचार नहीं हो पाएगा। लोकसभा सीटों को लेकर लगातार यहां पर महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव भी फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगा और इस सत्र में इससे जुड़ा बिल पेश होने की संभावना बहुत कम है और इस पूरे मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा जरूरी मानी जा रही है। कुछ दलों से बातचीत हो चुकी है लेकिन सभी से सहमति नहीं बनी हुई है। पीएम मोदी ने पश्चिमी एशिया के हालातों पर मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि अमेरिका इजराइल की ईरान से जंग जारी रही तो इसका परिणाम जो है वो बेहद ही खराब होने वाला है। आने वाले समय देश का सबसे बड़ा परीक्षा लेने वाला होगा और इसमें राज्यों को सहयोग जरूरी है। टीम इंडिया की तरह ही काम करना होगा। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की तबीयत अचानक से ही खराब हो गई है। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों की टीम फिलहाल इलाज में जुटी हुई है। डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि फेफड़ों से संबंधित परेशानी के चलते उन्हें भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक सोनिया गांधी की स्थिति अभी ठीक है। खबरों की माने तो उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी भी अस्पताल पहुंच चुके हैं। कुछ समय बाद भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अस्पताल से निकल गए हैं और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को इस साल जनवरी में भी सांस लेने में तकलीफ के कारण इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय डॉक्टरों ने बताया था कि दिल्ली की सर्दी और वायु प्रदूषण के चलते उनकी स्थिति जो है वो थोड़ी खराब हुई थी। पिछले साल दिसंबर में सोनिया गांधी की भी तबीयत खराब हुई थी और ऐसे में वो अभी राजस्थान से राज्यसभा की सदस्य हैं। उच्च सदन में आने वाले पहले और 5 बार लोकसभा सदस्य भी वो रह चुकी हैं। संसद साथ ही कांग्रेस की 2 बार अध्यक्ष भी वो रह चुकी हैं। फिलहाल सोनिया गांधी की तबीयत खराब है और ऐसे में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों की माने तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके साथ में मौजूद हैं। वहीं महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत के मामले में बेंगलुरु में जारी एफआईआर दर्ज की गई 0 एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर उनके भतीजे और एनसीपी विधायक रोहित पवार की शिकायत पर दर्ज हुई है। उन्होंने हादसे की आपराधिक साजिश बताया है। उन्होंने एफआईआर में 5 मुख्य आरोप लगाए हैं। रोहित ने कहा है कि उन्होंने मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन, बारामती पुलिस और महाराष्ट्र सीआईडी से संपर्क किया लेकिन कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इसके बाद उन्होंने 23 मार्च को बेंगलुरु में 0 पर एफआईआर दर्ज कराई है। जहां पर अपराध हुआ है उसे छोड़कर देश के किसी भी थाने में उस अपराध की एफआईआर दर्ज कराई जाती है तब उसे 0 एफआईआर कहते हैं और इसे फिर संबंधित थानों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कर्नाटक पुलिस ने केस दर्ज कर इसे महाराष्ट्र पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। वहीं दिल्ली के करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। करोल बाग में झंडेवालन मंदिर के पास अचानक से ही एक डबल डेकर बस जो है वो पलट गई। बस में कई यात्री सवार थे जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं जबकि 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा देर रात करीब 1 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बस का संतुलन अचानक से ही बिगड़ गया और वो पलट गई है। दमकल विभाग के मुताबिक ये बस राजस्थान से आ रही थी। उन्होंने कॉल रात 1:10 पर मिला है और इस बस में तकरीबन 25 यात्री सवार थे जिसमें से ज्यादातर घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। 2 लोगों की मौत की जानकारी भी मिली है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। हादसे के बाद से घटनास्थल का दृश्य बेहद ही भयावह था। सड़क पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। यात्रियों के सामान, जूते, चप्पल, खाने की चीजें जमीन पर पड़े थे और बस का फ्रंट पूरी तरह से जो शीशा था वो चकनाचूर हो चुका था। वहीं फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वाली कंपनी मेटा को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म की पेरेंट्स कंपनी मेटा पर
300 मिलियन से ज्यादा डॉलर यानी कि 3100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। खबरों की माने तो न्यू मैक्सिको की एक जूरी ने सोशल मीडिया की बड़ी कंपनी मेटा को बच्चों के लिए असुरक्षित प्लेटफॉर्म बताया है। जूरी ने मेटा को बच्चों के लिए असुरक्षित बताया है और उन्हें खतरे में डालने के लिए भी जिम्मेदार पाया है। कोर्ट का मानना है कि मेटा ने बच्चों की सुरक्षा और उनकी मानसिक सेहत से जुड़े खतरों को छुपाया है और मुनाफे के चक्कर में नियमों का उल्लंघन किया है। अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के कोर्ट में मेटा को बच्चों के लिए अपने प्लेटफॉर्म की सेफ्टी के बारे में यूजर्स को गुमराह करने के लिए भी 3100 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया था और एक जूरी ने पाया है कि मेटा अपने प्लेटफॉर्म से बच्चों को खतरे में डालने और उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल और सेक्सुअल कांटेक्ट से लेने के लिए जिम्मेदार मानता है। मेटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का मालिक जो है वो कंपनी है और मेटा ने कहा है कि इस फैसले को चुनौती देना होगा। फिलहाल ये बड़ा झटका मेटा को यहाँ पर लगा है। बिक गई आरसीबी। बड़ी जानकारी आपको दे दी कि आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी ये डील हुई है और ऐसे में भारी भरकम डील के साथ इसको बेचा गया है। आईपीएल 2026 का आगाज होने वाला है और इससे पहले आरसीबी काफी चर्चाओं में है और इस फ्रेंचाइजी को नया मालिक मिल चुका है। आरसीबी 1.78 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 16,706 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बोली के साथ बिक गई है। इसके साथ ही बेंगलुरु आईपीएल की सबसे महंगी टीम बन गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार आरसीबी की मेंस और वीमेंस टीम को आदित्य बिरला ग्रुप यानी कि एबीजी, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप टीओआई और वोल्ट ब्रेचर यानी कि बीओएलटी और बीएक्सपी ने मिलकर खरीदा है। डील को पूरा करने के लिए बीसीसीआई ने पूरी तरह से कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया और अन्य रेगुलेटरी संस्थाओं की मंजूरी जरूरी होगी। दोनों ही टीमें मौजूदा समय में आईपीएल और डब्ल्यूपीएल की चैंपियन है और इससे पहले क्रिकबैच ने ही मंगलवार को बताया है कि राजस्थान रॉयल्स 1.63 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 15,289 करोड़ रुपए की बोली के साथ बिक गई है। राजस्थान अब दूसरी सबसे महंगी आईपीएल टीम बन गई है। आदित्य बिरला ग्रुप के नेतृत्व में इसे ऐतिहासिक सौदे ने न केवल आरसीबी को आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बना दिया है। ये बॉस कोई और नहीं बल्कि वही खिलाड़ी है जो बतौर खिलाड़ी आईपीएल में डेब्यू नहीं कर सकता, लेकिन अब पूरी टीम खरीदने के बाद से वो चेयरमैन बन गए हैं और ये कोई और नहीं बल्कि कुमार मंगलम बिरला के बेटे आर्यमान विक्रम बिरला हैं, जिन्हें आरसीबी का नया चेयरमैन बनाया गया है। साल 2018 के आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने मात्र 30 लाख रुपए की बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन डेब्यू का मौका नहीं दिया गया। वो पूरे सीजन में बेंच पर ही बैठे रह गए थे और अब पूरे 8 साल बाद उन्होंने आरसीबी की टीम खरीद ली है। आर्यमान को 2018 की नीलामी में जब राजस्थान ने खरीदा था तब उनकी उम्र महज 20 साल थी और अब वो 28 साल के हो चुके हैं। आईपीएल में डेब्यू का मौका नहीं मिलने के बाद से आर्यमान ने 2019 में क्रिकेट छोड़कर अपने पिता के साथ पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला किया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि 8 साल के बाद यही खिलाड़ी आरसीबी जैसी टीम का नया चेयरमैन बनेगा। इत्तेफाक ये भी है कि जिस टीम ने इन्हें डेब्यू का मौका नहीं दिया वही राजस्थान उसी दिन बिका और जब उन्हें आरसीबी का बॉस बनाया गया। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।